तो आज की वीडियो मैं शेयर करूंगा एक्सपीरियंस वियतनाम की इमिग्रेशन का। मैं हांगकांग से वापस आ रहा था तो मैंने यहाँ पे वियतनाम का लिया हुआ था ट्रांजिट वीज़ा। यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग यही मशवरा देंगे कि आप चले जाओ वियतनाम, आपको वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई वीज़ा लेके जाना। वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे 2-3 और चीज़ें मैं मेंशन कर दूँ वियतनाम के वीज़े के वाले से। तो मेरे साथ हुआ ये कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, तो जैसे नॉर्मल आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो बताते हो कि आप किस लिए जा रहे हो। वहाँ पे ऑप्शन होती है टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, वहाँ पे वर्क के लिए जा रहे हो, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो या बिज़नेस से रिलेटेड काम के लिए जा रहे हो। तो वहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं थी कि ट्रांजिट के लिए जा रहा हूँ। तो अब मैं ढूंढता रहा कि ट्रांजिट वीज़ा के लिए ऑप्शन तो है ही नहीं, कौन सी मैं सेलेक्ट करूँ। वहाँ पे एक अदर की ऑप्शन थी, वहाँ वो मैंने सेलेक्ट कर ली। तो जैसे ही आप अदर की ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आगे ऑप्शन आ जाती है कि हाँ भाई एक्सप्लेन करो क्यों अदर आपने सेलेक्ट किया। तो वहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैं हांगकांग से वापस आ रहा हूँ, तो मुझे इस डेट से लेके इस डेट तक ये वीज़ा चाहिए। और यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप वियतनाम के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप बता रहे हो मैं इस डेट को आ रहा हूँ और इस डेट को जा रहा हूँ, तो वो आपको उसी डेट्स का वीज़ा देंगे मेरा भाई। ऐसा है ना कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं 1 को आ रहा हूँ, 10 को वापस जा रहा हूँ, तो 1 से 10 वाला ही वीज़ा देंगे आपको। तो कोशिश कीजिएगा जिन डेट्स का आप ट्रैवल प्लान बता रहे हो उन्हीं डेट्स की आपके पास टिकट ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पे दिनांग एयरपोर्ट था, वहाँ पे मैं उतरा। मैं इमिग्रेशन काउंटर पे चला गया। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है थी, इस वजह से ज़्यादा पूछगछ नहीं की। मगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये मुझसे पूछ लिया ये अदर क्यों लिखा हुआ है, स्टे करने की रीज़न ये अदर में क्यों है। तो मैंने कहा जी ये कि क्योंकि मैं ट्रांजिट वीज़े के लिए आया हूँ, मेरी चंद घंटे बाद फ़्लाइट है, तो मुझे जस्ट बाहर जाना, घूमना फिरना, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इसलिए वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ अदर थी, तो वो मैंने सेलेक्ट की। उसने ठीक है ओके चोक कर दी, मुझे एंट्री दे दी। थोड़ा आगे गया तो फिर वो सिम कार्ड थी। सिम कार्ड एक्सपेंसिव है यार, तकरीबन 10, कम से कम 10 दिन 7 दिन वाली जो है आपको $10 की मिलेगी। वो ऑप्शन भी थी, अगर आपने एक महीने वाली भी लेनी है वो भी $10 की मिलेगी। तो मैंने ले ली $10 में 7 दिन वाली, मैंने एक सिम कार्ड ले ली। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट के एयरपोर्ट से बाहर आप चले जाते हो तो फिर आ जाता है कि जी ग्रैब वाला सिस्टम। ग्रैब आसानी से मिल जाती है, आप अपने मोबाइल से ग्रैब बुक कर लें। तो मगर बाहर वही माफिया उसी तरह के ग्रुप्स होते हैं बाहर, वो जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह मैदान एयरपोर्ट के ऊपर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे करवाओ ग्रैब। ग्रैब मेरे पास फ़ोन है था तो मैंने खुद से ग्रैब कर ली। ग्रैब आ रही थी, बंदा आया, हाँ किधर जा रहे हो, मैंने कहा ग्रैब का वेट कर रहा हूँ। वही ग्रैब मुझसे क्यों नहीं करवाई, मैं ले जाता, सस्ते में ले जाता। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम। एक और बंदा आया, कहता है कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं तो आर्ट गैलरी जा रहा हूँ। अच्छा उसके बाद कहाँ पे जा रहे हो, मैंने कहा उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे वापस आ जाऊँगा। वही लॉस हो गया। मैंने कहा क्यों लॉस हो गया मतलब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको मसाज मसूज की ऑफरिंग करनी होती है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि मसाज वगैरह के चक्करों में मत पड़िएगा, लड़कियों के चक्कर में मत पड़िएगा। इस तरह ये आपके पैसे पूसे हेंट लेते हैं, आपको नुकसान होता है, फ्रॉड होता है। और कोशिश करिए मसाज वगैरह के जो शौक़ हैं घरों के अंदर, जो आपके हलाल रिलेशन और तल्लुकात होते हैं उन्हीं से करवाया करें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये है कि आपके पैसे भी चोरी नहीं होंगे, वॉलेट चोरी नहीं होंगे। इस तरह की ऑप्शन वहाँ पे मुझे इंडोनेशिया में भी मिली थी। मस्जिद रायल मसनू के सामने मैं खड़ा था, तो वहाँ पे भी एक बंदा कह रहा था कि भाई चलते हैं मसाज मसूज ये सारा कुछ। मैंने कहा भाई जा तेरा काम कर, मस्जिद के सामने खड़ा होकर तू इस तरह की बातें कर रहा। तो ये है कि इस तरह की चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। तो उसके बाद ये है कि ग्रैब वहाँ पे मिल जाती है, ग्रैब में आप बैठ जाते हो। यहाँ पे ग्रैब यूज़ करने वालों के लिए मैं ये बता दूँ कि वियतनाम के अंदर जो ग्रैब चल रही थी उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग। यानी कि अलो होता है, ग्रैब अलो कर लेती है कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपकी ड्यूरेशन, आपका ट्रैवल के दौरानिए के दौरान जो आपकी बोल रहे हो या आप जिससे बात कर रहे हो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उसके बावजूद अगर आपको सेफ्टी चाहिए, आप किसी भी कंट्री के अंदर ग्रैब वगैरह के अंदर या इस तरह की कोई एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बैठे हो, साथ ही आप अपने किसी दोस्त को वो लोकेशन शेयर कर दो और साथ मैसेज कर दो, अपनी ज़ुबान में मैसेज कर दो, कोई मसला नहीं। अगला ड्राइवर समझ जाता है ये क्या कह रहा है। उसे कह दो कि मैं ग्रैब लेके बैठ के, मिसाल ग्रैब की अगर आपने ऑप्शन ली हुई है तो आप कह दो कि मैं ग्रैब लेके बैठ गया, तो मैंने गाड़ी का नंबर और लोकेशन आपके साथ शेयर कर दी है, मैं अब जा रहा हूँ लोकेशन के ऊपर, फ़लाँ लोकेशन के ऊपर, इट्स ओके। तो अगला बंदा भी समझ जाता है कि हाँ इस बंदे ने अपना डाटा शेयर कर दिया हुआ है। तो ये तो है सेफ्टी की बात। ठीक है, मैं वहाँ पे गुमाशुमा आर्ट गैलरी में मैं चला गया। आर्ट गैलरी की वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो आर्ट गैलरी घूमने के बाद मैंने फिर ग्रैब कराई। मैंने कहा चलो चलता हूँ, वापस जाता हूँ। थोड़ा घूम सूम लिया, सारी सर्कल के देख ली, उनका रहन सहन देख लिया। मैंने कहा चलो अब मैं चलता हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। तो वो ग्रैब वाला आते ही, ओ यूट्यूबर, मैंने कहा हाँ यूट्यूबर।
तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा हँसमुख हुआ। कहता है तुम्हारे इंडियंस के साथ तुम्हारी ज़ुबान मिलती होती है? मैं हाँ बिल्कुल सेम, राउंड अबाउट सेम ही है। तो कहता है तुम्हारे इंडियंस भी दोस्त हैं? मैं हाँ, बहुत सारे इंडियंस दोस्त भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, हाँ बिल्कुल। तो कहता है कि तुम अब नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों को भी साथ लेके आना, इंडियंस को भी साथ लेके आना। मैं बड़ा खुश हुआ यार, कितना अच्छा बंदा है, अपने कंट्री का सोच रहा है कि इसको ये है कि चलो हमारे कंट्री के अंदर ये लोग आएंगे टूरिज़्म के लिए तो इस कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी। जिस तरह थाईलैंड के अंदर लोग जाते हैं, तो मैं उसको बड़ा खुश हुआ यार, कितना अच्छा बंदा है, जिसे कहते हैं ना कि देश, अपने देश से मोहब्बत करने वाला बंदा, तो देशभक्त जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा आगे जाके कहता है कि मैं तुमसे ना 10 जो भी 10 उसकी करेंसी थी वियतनाम की, कहता है ये इतने मैं पैसे ना एक्स्ट्रा लूँगा। मैंने कहा सोचा चलो सेफ़ राइड मिल रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 10 से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चलो मैं दे देता हूँ। ये वही अंदाज़ है जो कि आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। वो भी ड्राइवर मांग लेते, मैं आपसे इतने पैसे एक्स्ट्रा लूँगा। भाई किस चीज़ के पैसे? जब एक तय हो चुका हुआ है ग्रैब से या जिस भी प्लेटफार्म से तुम्हारे साथ तय हो चुका हुआ है, किस चीज़ के पैसे? तो मैंने कहा चल छोड़ दे, ये कोई देशभक्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही ये पैसे हटने की बातें हैं। मैं क्यों अपने दोस्तों को लेके आऊँ पैसे हटवाने के लिए? तो चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, चाहे पाकिस्तान से, है तो मेरे अपने ही है ना सारे। तो मैं बड़ा ना डिसाइड हुआ जब मैं उतर गया, उसको जो लेना देना था क्लियर कर दिया, उतर गया, बड़ा शोर मचाता रहा, हाय बड़ा गर्म जोशी थे, थैंक यू फॉर राइड, ये वो बाय बाय। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है सही है, खुश रहे। सेफली मैं एयरपोर्ट के ऊपर आ गया, इमिग्रेशन कंप्लीट की। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे वीआईपी लॉन्च के अंदर। तो मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैं उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप देख लेना। खाबे खुबे थे, खाना पीना था, रेस्ट था, वहाँ पे मसाज की सर्विस आई थी, वो चेयर्स होती हैं मसाज वाली, वो सारा मैंने यूज़ किया, तो अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वियतनाम की एंट्री आसानी के साथ मिल जाती है। ये वैसा नहीं है कुछ कंट्री की तरह, चल भाई चलो शीशे वाले कमरे में, हाँ भाई किधर से आया, किधर को जा रहा है, अपना सारा कुंडली निकालो, ये बंदा कहाँ से आ रहा है। तो आसानी के साथ भाई एंट्री मिल जाती है। बस करना क्या है, जब भी आपने आना है, पेड टिकट और पेड होटल बुकिंग, ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमन लेके आनी है। मेरे पास जो करेंसी थी राउंड बोर्ड, मेरे पास $1000 था मेरे पास। उसके अलावा मैंने कोई राउंड अबाउट $100 के बराबर मैंने लेके गया था, वियतनाम की करेंसी लेके गया था। तो ये मेरे पास पैसे ऑलरेडी मौजूद थे, तो मगर उन्होंने नहीं पूछे है, उन्होंने नहीं पूछा कितनी करेंसी लेके आओ, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे नहीं, आगे से कोई भी नहीं है। मैंने बस ये बताया था कि मैं हांगकांग से आया हूँ और उसके बाद मैंने आगे चले जाना है, मलेशिया चले जाना है, ये मेरी फ़्लाइट है, नेक्स्ट मेरी फ़्लाइट है। उन्होंने कहा ओके। और दूसरे लोगों का, बहुत से लोगों का है कि मैं कीड़ा निकाल दूं कि अगर ये आप समझते हो ना कि यार कन्फर्मेशन जो डिमी टिकट होती है वो डिमी ही होती है, वो कन्फर्मेशन नहीं होती। कन्फर्मेशन वो होगी या उसके पैसे अदा किए हों या वो किसी तरीके से आपकी ऑनलाइन शो हो रही हो, आपका उसका रिकॉर्ड वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने एयर एशिया की ली हुई है मिसाल के तौर पे, एयर एशिया या मिलिंडो की या बातिक एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन की ली है, उसकी वेबसाइट के ऊपर उसका रिकॉर्ड शो हो रहा हो। नहीं वहाँ से ली, अगर आपने trip.com से भी ली है, अगोडा से भी ली है या ट्रैवलोका से ली है, किसी भी प्लेटफॉर्म से ली है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर उसका रिकॉर्ड शो हो रहा हो, उसे कन्फर्मेशन कहते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर आप एडिट करके ले जाते हो टिकट, उसका बैकग्राउंड माई बाप कोई नहीं है, किसी किस्म का उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कन्फर्मेशन नहीं कहलाती, वो डिमी टिकट कहलाती है। तो आपने जब भी किसी भी दुनिया की इमिग्रेशन के ऊपर जाना है, तो आपने कोशिश यही करें कि आपकी स्मूथ एंट्री के लिए बेहतर यही है कि अगर आप डरते हो कि यार पता नहीं एंट्री देंगे कि नहीं, तो आप पेड टिकट लेके जाओ। बाकी आजकल हमारे चैनल के ऊपर काम हो रहा है, मज़ीद सब्सक्राइबर चाहिए, मज़ीद आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे और मुझे भी पता चले कि मुझे सुनने वाले हैं, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकूं। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।